अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए लेकर आए हैं मेगा एपिसोड नंबर 6 और नावल का नाम है कल्बुल वतन और राइटर हैं इसकी ईमन रज़ा। और स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। बहुत जल्दी नहीं कर दी आपने ये सवाल करने में, यमन ने तंजिया अंदाज में पूछा, जो उसे मुंह खोले हैरत से तक रहा था। क्या मतलब है इस बात का? रोयाम ने उसे झंझोड़ते हुए पूछा। मतलब बहुत साफ है मेजर साहब, आप अपने बदले के चक्कर में न सिर्फ मेरी ज़िंदगी उजाड़ चुके हैं बल्कि आपकी वजह से मैं भी अपनी मोहब्बत से महरूम हो चुकी हूँ। वो उसके सीने पर दस्तक देती सदमोरी से बोली। आंसू के निशान खुश्क पड़ चुके थे, तो उसकी बात पर वो एक लम्हे के लिए फ्रीज हुआ था। क्या किस्मत ने उन दोनों के साथ मजाक किया था या ये लड़की झूठ बोल रही थी? उसने जांचती नज़रों से यमन को देखा मगर उसकी आंखों में सच के सिवा कुछ न दिखा। मगर बानो भला इससे झूठ क्यों बोलती? वो उसका प्यार थी, भला वो उसकी बात पे यकीन क्यों न करता? मुझे तुम पर यकीन नहीं है, रोयाम ने यमन के बाजुओं पर गिरफ्त सख्त करते कहा कि वो दर्द से लब दांतों तले कुचलकर रो गई। याद रखना, मेरे घर में तुम मेरी नज़रों के सामने हो। एक ज़रा सी भी अगर गलती की भनक लगी मुझको तो मुझसे बड़ा जालिम उस घर में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। रोयाम ने उसकी थोड़ी दबोचते दांत किचकिचाते कहा। यमन बस उस पर अफसोस से एक गहरी नज़र डाल कर रह गई, जो उसे भुला चुका था। उसके साथ गुजरी रात तक उसको याद नहीं थी, भला फिर वो उसको कैसे याद रहती। वो बेड पर सोने लगी तो वो तिलमिला के उसके पास आया। जब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता तो ये तुम्हारी भूल है कि हम एक बिस्तर बांट सकते हैं। तुम्हारी जगह वो है उस सोफ़े पर। रोयाम ने बेड से एक तकिया को सोफ़े पर फेंक कर कहा। यमन ने गहरी सांस ली और बगैर कुछ कहे सोफ़े पर लेट गई। और रोयाम, जो यमन से किसी तल्ख कलामी की उम्मीद रखता था, उसकी यूं खामोशी से बात मान लेने पे तशवीश से उसे देखने लगा, क्योंकि जो नक्शा बानो ने उसका खींचा था वो उससे बहुत मुख्तलिफ निकली थी। ना ही यमन ने अपनी किसी अदा से उसको रुझाया था, ना ही वो उसके नज़दीक आई थी। तो क्या फिर वो सच कह रही थी? वो महज सोच कर रह गया। शायद ये नाटक कर रही हो। उसके मासूम बेज़रर चेहरे को देख उसने सोचा, मगर दिल ने ज़ोरों शोर से उसकी नफ़ी की थी। आज भी दिल उस दिन की तरह उसकी बंद पलकें देखने की इल्तिजा कर रहा था, जो वो पैरों तले संगदिली से कुचल कर रह गया। और लाइट्स ऑफ करता, बेड पर लेटकर आंखें बंद करता, अगला मंसूबा सोचने लगा जिससे यमन उसके सामने सच उगल कर रख देती। अगले दिन उनका वलीमा था। सब मेहमान तैयार होकर हॉल के लिए निकल चुके थे। जिब्रान और उज़्मा बेगम भी बस निकलने वाले थे जब उन्हें रोयाम को ब्लैक आर्मी यूनिफॉर्म में निकलते देखा तो उनके मुंह से बेसाख्ता माशाल्लाह निकला था। रोयाम, तुम अभी तक यहीं हो, यमन को लेने क्यों नहीं गए? जिब्रान साहब ने कड़े तेवरों से पूछा तो रोयाम ने बमुश्किल अपने बेजार तासुरात छुपाए। डैड, उसे कोई और भी तो लेने जा सकता है, क्या मेरा जाना ज़रूरी है? कोशिश के बावजूद भी वो अपने लहजे की तलखी को छुपा नहीं पाया था। इन दोनों को ही उसका रवैया नागवार गुजरा था। बदकिस्मती से बरखुरदार वो मासूम तुम्हारी जिम्मेदारी बन चुकी है, तो उसे निभाओ भी। बेशक तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मगर अब तो तुम उस पाक रिश्ते में बन चुके हो, तो उसकी कदर करो। जिब्रान साहब ने भी बगैर लिहाज के उसकी अच्छी खासी इज्जत अफजाई कर दी थी। वो जबड़े कसकर भींचता हुआ उसे पार्लर से लेने चला गया। मैं कुछ दिन यमन अहमद, बहुत जल्द तुम्हारी हकीकत सबके सामने ले आऊँगा, फिर देखता हूँ तुम्हें इस घर में कौन बर्दाश्त करता है। पार्लर के सामने गाड़ी एक झटके से रुकी थी। यमन, जो कब से तैयार होकर बैठी घर से किसी के आने का वेट कर रही थी, वर्कर के आकर उसे रोयाम के बुलाने के पैगाम पर वो चौंकी। मैडम, आपके हस्बैंड आए हैं और आपको बाहर बुला रहे हैं। क्या मैं आपको बाहर छोड़ आऊं?
यमन जो संजीदगी से नेचुरल मेकअप में आर्मी की ब्लैक साड़ी पहने तैयार खड़ी थी, उसकी बात सुन हामी भरी, क्योंकि रोयाम से उसे तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो उसे प्यार से लेकर जाता। उसने एक नज़र आईने में अपनी साड़ी पर लगे बैज देखे और अपने चेहरे में मुस्कुराहट कायम करती बाहर बढ़ी। रोयाम ने गाड़ी से निकलने की तो क्या, उसे एक नज़र देखने की भी तौफीक नहीं की थी। उसके बैठते ही गाड़ी जन से भगाई थी। यमन भी बस गुजरते रास्ते को देखते वक्त काट रही थी। चौंकी तो तब जब रोयाम ने हॉल के बाहर गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और उसे बाहर आने में मदद दी थी। वो इस मेहरबानी की वजह समझने से कासिर थी, लेकिन जब उसकी नज़र बाहर मौजूद जिब्रान साहब पर पड़ी तो उसकी ये मेहरबानी भी समझ आ गई। जो ही रोयाम की नज़र यमन पर पड़ी थी, वक्त ठहर गया था। उसके हाथ का लिम्स, आंखों का यूं देखना और उसकी ये मासूम मुस्कुराहट कहीं दूर जहन में ब्लिंक हुई थी। बड़ा अजीब रुका सा वो लम्हा था, जैसे वो पहले भी उसका हाथ पकड़ चुका हो, ये मुस्कुराहट देख चुका हो। आर्मी यूनिफॉर्म ने उसकी शख्सियत को चार चांद लगा दिए थे। क्या कोई इस वर्दी में इतना भी प्यारा लग सकता है? रोयाम ने बेसाख्ता सोचा, जबकि जिब्रान साहब के गला खंगारने पर वो होश में आया था और खज्जल सा होकर रह गया था। और यमन, वो तो शर्मिंदगी से लाल होती इधर उधर देखने लगी। जिब्रान साहब उनके हाल पर हंस दिए और उन्हें लेकर अंदर बढ़े, जहाँ सब दुल्हा दुल्हन के इंतज़ार में थे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे अंदर दाखिल हुए तो बेसाख्ता उन पर फूलों की बरसात हुई थी। यमन अपने एहसासात समझने से कासिर थी और यही हाल रोयाम का भी था। दोनों को एक दूसरे का साथ बुरा नहीं बल्कि अच्छा लग रहा था। रोयाम अक्सर लड़कों की नज़रें यमन पर देख नामहसूस अंदाज में उसे घसीट कर बिल्कुल अपने पहलू से लगा चुका था और इन लड़कों को घूर कर देखा जो उसकी घूरी पर इधर उधर खिसक गए। यमन तो उसकी इनायत पर हैरान और परेशान सी सब समझने की कोशिशों में थी। ये शख्स अपने कहे पर खुद कायम नहीं रह सकता, खुद इसे दूर रहने का कहता है और फिर खुद ही अपनी कुर्बत में यूं इतने नज़दीक ले आता था कि यमन अपना दिल थाम कर रह जाती थी। यमन कुड़ कर रह गई थी उसकी बेईमानी पर। आपको ज़्यादा ही नहीं मेरे नज़दीक खिसक करे? यमन ने रोयाम का हल्का अपने गिरफ्त से तोड़कर ज़रा दूर होकर खड़े होते कहा। उसकी कमर रोयाम की सख्त गिरफ्त से दर्द करने लगी थी। वो कब से स्टेज पर जिससे भी मिलता उसको अपने हाथ के हल्के में लेके फिरता। उसका इस तरह दूर हटना रोयाम को नागवार गुजरा था। उसने अपने और उसके दरमियान फासले को नागवारी से घूरा। डियर वाइफी, दिखावे को ही सही तुम मेरी बीवी हो, इसलिए एक खुशगवार कपल की एक्टिंग करना ना सिर्फ मेरे बल्कि तुम पर भी फ़र्ज़ है। उसने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहते उसे उसकी हैसियत साफ लफ्ज़ों में बताई, जबकि दिल इस बात की नफ़ी कर रहा था। और यमन, वो तो उसके इतने कड़वे लफ्ज़ों पर उसे देख कर रह गई। कितने शफ़ाक थे उस जालिम के अल्फाज जो कि अब उसके शौहर के रुतबे पर फाइज था। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहता, किसी गेस्ट के आने पर दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गया। यमन के घर वाले उसे बहुत प्यार से मिले थे, जबकि ताया जान ने तो बाकायदा उसका सर चूमा था, जिसने उनकी इज्जत बचाई थी। यमन कब से खुद को किसी की गहरी नज़रों की गिरफ्त में महसूस कर रही थी, मगर वो जब भी देखती वहाँ कोई ना होता। अब भी जब रोयाम उसके लिए खाना डालने लगा तो उसे लगा जैसे सामने एंट्रेंस पर खड़ा कोई उसे देख रहा था। उसने अचानक ऊपर देखा तो तेज़ी से कोई नकाब पोश बाहर निकलता महसूस हुआ। वो फ़ौरन अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ लपकी थी। यानी उसका शक सिर्फ शक नहीं बल्कि हकीकत थी। वाकई उस पर कोई नज़र रखे हुए था। उसे यूं बाहर निकलते देख के जिब्रान साहब ने परेशानी से उसे रोका। बेटा, कहाँ जा रही हो? बाबा, मैंने किसी मशकूक आदमी को यहाँ से बाहर जाते देखा है। वो कोई नकाब पोश था और यकीनन उसके इरादे अच्छे नहीं। आप बैक साइड पर जाकर देखें, मैं यहाँ से जाकर देखती हूँ कि वो कौन था। जिब्रान साहब उसकी बात सुनकर परेशान हो उठे थे और फौरन बाहर की तरफ निकले।
मगर वो उससे ही पूछना भूल गए थे कि क्या उसके पास अपनी सेफ्टी के लिए कोई चीज़ मौजूद है या नहीं। रोयाम जब वापस आया तो यमन को उसकी जगह पर मौजूद ना देख उसकी नज़रें यमन को हॉल में ढूंढने लगी, मगर उसे यमन की एक झलक बाहर निकलते हुए महसूस हुई थी। वो खाना वहीं रखकर उस तरफ जाने लगा जब उसकी अम्मी ने उसे रोक लिया। यमन जब बाहर आई तो वो नकाबपोश उसको अपने पीछे देख तेजी से भागने लगा। उसे यमन के यूं पीछे ही आ जाने की उम्मीद नहीं थी। यमन अपनी हाई सैंडल्स की परवाह किए बगैर पूरी रफ्तार लगाकर उसके पीछे भागी थी और उसके फरार होने से पहले नकाबपोश को पीछे से पकड़ ही लिया था। कहाँ जा रहे हो तुम? इतनी जल्दी भी क्या है? और कौन हो तुम, बताओ मुझे। यमन उसके कान के नज़दीक कराकर बोली। उस नकाबपोश को यमन से यूं इतनी बहादुरी की उम्मीद नहीं थी। यमन की गिरफ्त उस पर सख्त होती जा रही थी। उसने झटपटाकर यमन को नीचे फेंका। इससे पहले कि वो भागता, यमन ने उसका पाँव पकड़ा और उसे मुंह के बल गिराया। यमन ने अपने पहलू में छुपे हुए चाकू को निकालते उस पर वार किया था, जिसे वो अच्छी तरह डॉज दे गया, लेकिन फिर भी चाकू उसके बाजू में घुसता उसका बाजू अच्छी तरह जख्मी कर चुका था। यमन जान चुकी थी कि ये कोई आम आदमी ना था। ज़रूर इसने हाई ट्रेनिंग ली होगी जो यूं उसका इतनी अच्छी तरह मुकाबला कर रहा था। इससे पहले कि यमन उसका नकाब उतारती, उसने यमन के बाजू को उसी तरफ मोड़ के उसकी गर्दन पर रखा और जी जान लगाकर दबाव दिया, ऐसे जैसे वो यमन को ही मारने आया हो। उसके इस अंदाज से तो वो इतना तो समझ गई थी कि ये मेरे लिए ही आया है, मगर ये है कौन? चाकू का दबाव तो गर्दन पर बढ़ता ही जा रहा था। यमन अपने कपड़ों, ज्वेलरी और चूड़ियों के बाइस नकाबपोश को दूर करने और उसे मुकाबला करने में मुश्किल दरपेश आ रही थी। वो उसकी गर्दन की नब्ज काट डालता अगर रोयाम यमन को पीछे से ना पुकारता। वहीं यमन को रात अंधेरे में किसी नकाबपोश के साथ देखकर वो चौंका था और उसे पीछे से आवाज़ दे डाली थी। उसे समझना आया कि यमन इतनी रात को अपनी शादी की इतनी बड़ी तकरीब छोड़ बाहर किसी आम इंसान से मिलने क्यों आएगी। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। जब नकाबपोश ने उसको अपनी तरफ आते देखा तो वो यमन को झटके से छोड़कर किसी और दिन मारने का इरादा करता भाग गया और यमन रोयाम के ऐन गलत वक्त पर आ जाने और नकाबपोश के हाथ से निकल जाने पर हाथ मलती रह गई। कितना नज़दीक थी वो उस नकाबपोश के नकाब उतारने के बाद, कितना नज़दीक थी वो उस नकाबपोश के नकाब उतारने के, लेकिन रोयाम ने गलत वक्त पर आकर सारा खेल बिगाड़ दिया था, जिससे वो मुठियाँ भींच कर रह गई। गर्दन से खून की लकीर बहते उसके गिरेबान में जज्ब हो गई थी। यमन, तुम यहाँ क्या कर रही हो और किससे मिलने आई थी? कौन था वो शख्स? मुझे देखकर भाग क्यों गया? रोयाम ने उसे झंझोड़ते हुए पूछा। उसका इस हालत में शक करना बनता भी था। यमन उसका बाजू झटक कर रह गई। शायद आपको याद नहीं कि आपने शादी की रात ही मुझ पर वाज़ेह कर दिया था कि आप इस रिश्ते को नहीं मानते। मुझे आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ कागजी है, इसलिए आपके लिए भी यही अच्छा है कि आप मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करें। यमन के इतने साफ और सीधे अल्फाज में उसे जवाब देने पर वो कलस कर रह गया। कहाँ देखा था उसने कोई ऐसा जो यूं उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी बात का जवाब दे। तुम अब अपनी हद से बढ़ रही हो, उसने ख़तरनाक हद तक संजीदा लहजे में कहा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप मेरी हद का तायन करने का हक रखते हैं, यमन ने दिल गिरफ्ती से कहा। इससे पहले कि रोयाम यमन को पूरी तरह अपने लफ्ज़ों से घायल करता, जिब्रान साहब वक्त पर पहुंच गए और यमन को पकड़कर रोशनी में किया। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? और कौन था वो नकाबपोश? पकड़ा गया कि भाग गया? उन्होंने परेशानी से कहा। उनकी परेशानी पर रोयाम चौंका। किसकी बात कर रहे थे? क्या वो भी जानते थे? नहीं बाबा, मैं उसे नहीं पकड़ पाई, वो मेरे हाथों से निकल गया। रोयाम के आ जाने पर वो भाग गया था, यमन ने परेशानी से कहा, जबकि जिब्रान साहब उसकी गर्दन से निकलते खून को देखकर ठटके। ये क्या किया उसने बेटा? ये जख्म कैसा है? बाबा ज़रा सा कट लगाया है, ठीक हो जाएगा। रोयाम ने उसकी गर्दन पर देखा जहाँ खून की लकीर थी। उसे बेसाख्ता अपने लहजे की तलखी पर पशेमानी हुई। वो क्या समझ रहा था और बात क्या निकली थी? उसने फ़ौरन रुमाल निकालकर उसकी गर्दन को साफ किया। यमन ने उसका हाथ रोका और उसके हाथ से रुमाल ले लिया था और ख़ुद साफ करने लगी, जबकि वो हाथ की मुट्ठी बनाकर रह गया और अपने कदम पीछे लिए, जबकि जिब्रान साहब उसे लिए अंदर बढ़े।
वलीमा खुश असलूबी से गुजर चुका था। रोयाम ने घर आकर भी यमन से बात करने की कोशिश की, मगर वो पहले ही लाइट्स बंद करके सो चुकी थी। वो साफ जान गया था कि यमन उससे बात नहीं करना चाहती। अब ऐसी भी क्या बात कि मुझे जवाब दिए बगैर ही सो गई। उसने जलते कूदते सोचा और अपनी जगह पर लेट गया। सुबह नाश्ते की मेज़ पर वो सब मौजूद थे सिवाय यमन के। रोयाम अपनी यूनिफॉर्म में तैयार बैठा था। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तुमने तो 1 हफ्ते के लिए लीव ली थी। यमन क्या सोचेगी बेटा? उसकी माँ ने परेशानी से कहा, जबकि जिब्रान साहब सिर्फ उसे गुस्से से घूर रहे थे। उनको यकीन था वो ऐसा ही कुछ करेगा, तभी एक फैसला बड़े आराम से लिया था। उन्हें अपने सपूत की कारकर्दगी पर बिल्कुल यकीन न था कि कब क्या कट जाए, किसी को पता नहीं चलता था। मम्मी, मैंने किसी मिशन पर जाना है, इसलिए मुझे जल्दी ज्वाइन करने को कहा गया है। और वैसे भी ये शादी मेरी पसंद की नहीं जो मैं उसके नाज नखरे उठाता फिरूं। ये आप जानती हैं, और डैड भी। यमन जो सीढ़ियों पर यूनिफॉर्म पहने तैयार खड़ी थी, उसकी बात सुनकर यमन का ना सिर्फ दिल दुखा था बल्कि रंग भी उड़ा था। तो क्या वो इस तरह अपने बाप के सामने उसे डिस्कस करता था? क्या उसे अपनी बीवी की इज्जत की कोई परवाह नहीं थी? उज़्मा बेगम और जिब्रान साहब ने रोयाम के पीछे खड़ी यमन का सफ़ेद पर्दा चेहरा साफ महसूस किया था। उसको यूनिफॉर्म में देख रोयाम ने आईब्रो उठाकर उसकी तैयारी का जायज़ा लिया, जिसने मैस पर जाने से पहले एक दफ़ा भी उससे पूछा ना था। तुम कहाँ जा रही हो? उसने सर्द लहजे में पूछा। ड्यूटी पर जा रही हूँ। जाहिरी बात है, ये मेरी पसंद की शादी तो है नहीं जिसकी वजह से मैं घर पर रहकर अपने शौहर के आने का इंतज़ार करूँ। उसके जवाब पर रोयाम अंदर तक जल गया था। और तुमने इजाज़त किससे ली? उसने कड़े तेवरों से पूछा। मुझसे ली है और मैंने ही उससे जाने की इजाज़त दी है। उज़्मा और मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि तुम तो उसे अपनी बीवी समझते नहीं, लेकिन मैं उसे अपनी बेटी बनाकर लाया हूँ और जिस चीज़ की भी इजाज़त चाहिए होगी वो मुझसे ले लेगी। उसे तुमसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जिब्रान साहब ने उसे साफ हरी झंडी दिखाई थी, जिस पर वो मुंह बसूर कर रह गया। बीवी वो उसकी थी और उसे उसी के मामले में बेदखल कर दिया गया था। हाउ रूड, उसने दिल में सोचा, जबकि यमन उसके बच्चों की तरह मुंह बसूरने पर ज़ेरे लब मुस्कुरा कर रह गई। वो दोनों सुबह एक ही मंजिल पर अपनी अलग अलग गाड़ी लेकर निकले थे। उनकी मंजिल कब एक होनी थी ये तो वक्त ने बताना था। ये कैसे हो सकता है? यमन की शादी रोयाम से कैसे हो सकती है? मैंने तो उसको कॉल करके यमन के खिलाफ भड़काया था। वो फिर भी यमन को कैसे अपना सकता है? वो तो मेरे पर लट्टू था। उसने अपने बाल नोचते कहा। मैं उसकी जान ले लूँगी, धोखेबाज कहीं का। अगर आज रोयाम वहाँ ना आता तो मैं उस यमन की जान ले लेती जो यूँ खुशी खुशी मेरी जगह खड़ी थी। मगर अब यमन तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज की एपिसोड यहीं ख़त्म होती है। क्या बानो अपने मकरू इरादे में कामयाब हो सकेगी? क्या यमन और रोयाम के रिश्ते में कोई बेहतरी आ सकेगी? ये सब जानने के लिए देखते रहिए हमारा नावल कल्बुल वतन। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और ढेर सारे कमेंट भी कीजिएगा। फिर नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर होंगी। अस्सलामु अलैकुम।